हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है ये न्यूट्रिशन का नेक्स्ट यूनिट है। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा है कि मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स का क्लासिफिकेशन क्या था। एक है मेजर मिनरल्स और एक है माइक्रो, जिसको हम ट्रेस एलिमेंट्स भी बोलते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ मेजर मिनरल्स की बात कर रहे हैं। मेजर मिनरल्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ऐसे मिनरल्स जो 100 mg से ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, और इनका क्या रोल है, सोर्सेज, आरडीए, ये सारा हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने एक टेबल बना दिया हुआ है जिसमें एक साइड मैंने लिखा है मिनरल, फिर उसके मेजर फंक्शंस क्या है, देन सोर्सेज, आरडीए, उसके साथ साथ डेफिशिएंसी साइंस जो होते हैं, डेफिशिएंसी क्या होती है, मतलब जो मिनरल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, ये भी लिखा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम की। ठीक है, अब कैल्शियम मेजर मिनरल है। मैं नाम बता देती हूँ, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, उसके साथ साथ हम इलेक्ट्रोलाइट्स में इन तीनों को ही इंक्लूड करते हैं, विच इज सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। ठीक है, तो ये हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम का मेजर फंक्शन क्या होता है? अब कैल्शियम बहुत ज्यादा सभी को पता है कि कैल्शियम बोन के लिए, टीथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये तो हमें शुरू से ही, बचपन से ही बताया जा रहा है कि दूध पियो, उससे हमें कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम प्रॉपर रहेगा तो आपके बोन्स प्रॉपर रहेंगे, टीथ अच्छे से रहेगा, टूटेगा नहीं, है ना। ये सारी चीजें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी कैल्शियम का बहुत ज्यादा रोल होता है शरीर में। ठीक है, अब बहुत लोग इसे कैल्शियम भी प्रोनाउंस करते हैं, बहुत लोग कैल्शियम भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है अपनी अपनी जगह। जिसको जो प्रोनाउंस करना है वो कर सकते हैं। ओके, तो मेजर फंक्शन में अगर मैं देखूं कैल्शियम का, तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखा है, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बोन्स एंड टीथ। मतलब 98 to 99% ऑफ बॉडी कैल्शियम इज इन स्केलेटन। स्केलेटन एज इन हमारी हड्डियां, है ना। हमारी हड्डियां किस चीज से बनी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस से बनी हुई है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 99%, 98 कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में 99 लिखा है। इसलिए मैंने यहाँ पे एवरेज दोनों ही लिख दिया है कि 98 या फिर 99% ऑफ जो कैल्शियम है वो कहाँ पे हमारे प्रेजेंट होता है? स्केलेटन में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिमेनिंग जो 1% या 2% है वो कहाँ जाता है। ठीक है, वो कहाँ जाता है? देखो, इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शंस, nerve transmissions, blood clotting, cell signaling and membrane functions। ठीक है, तो रिमेनिंग जो 1 to 2% ऑफ कैल्शियम है वो कहाँ जाता है? वो जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। ठीक है, अब मसल कॉन्ट्रैक्शन, कैल्शियम बहुत ही ज्यादा जरूरी है मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जितने भी कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे, जहां भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा नर्व ट्रांसमिशंस, ठीक है, जो नर्व का ट्रांसमिशन हो रहा है उसमें प्रॉब्लम आएगी। ब्लड क्लॉटिंग में, है ना, जो कोआगुलेशन होता है उसमें प्रॉब्लम आएगी। उसके अलावा सेल के सिग्नल में, मेम्ब्रेन फंक्शन में, हर एक चीज में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोर्सेज। तो सोर्सेज क्या क्या है? तो कैल्शियम हमें डेयरी प्रोडक्ट्स से मिलता है, मिल्क और कर्ड हो गया, या मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, जिसको हम ओवरऑल डेयरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स से हमें मिलता है। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलता है। उसके अलावा फिश विद बोन्स, मतलब जिन फिशेस में बोन होती हैं वो फिश खाने से भी कैल्शियम मिलता है। ओके, आरडीए क्या है? ऑलमोस्ट 1000 mg पर डे फॉर एडल्ट। ठीक है, मतलब जो एडल्ट हैं, सारे एडल्ट के लिए, फॉर एडल्ट्स, सारे एडल्ट्स के लिए 1000 mg पर डे कंज्यूम करना जरूरी है। अब इसकी डेफिशिएंसी से अगर मैं बात करूं, तो अगर कैल्शियम बॉडी में कम होगा तो क्या हो गया? रिकेट्स होगा। ठीक है, रिकेट्स एज इन जो बच्चों में होता है रिकेट्स। ठीक है, बच्चों में होता है रिकेट्स और बड़ों में होता है ऑस्टियोमेलेसिया। ओके, अब रिकेट्स आपने कहीं और भी पढ़ा है, वो है विटामिन डी में, है ना। तो आप बोलोगे कि विटामिन डी के डेफिशिएंसी से भी रिकेट्स हो रहा है, और जो कैल्शियम है उसकी डेफिशिएंसी से भी रिकेट्स हो रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि विटामिन डी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन। अगर विटामिन डी बॉडी में नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और कैल्शियम अगर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस
क्रैम्प्स और टेटनी। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जो हमारी बोन्स होती हैं वो पोरस हो जाती हैं, एक स्पॉन्ज जैसी हो जाएंगी, ठीक है। जैसे स्पॉन्ज होता है ना, आप देखोगे हल्का हल्का ऐसे छेद छेद होता है, तो सपोज ये बोन है तो पोरस ऐसे ऐसे पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। क्रैम्प्स, बॉडी में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्रैम्प्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मसल का कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, और टेटनी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था कैल्शियम का डेफिशिएंसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फास्फोरस की। अब कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों साथ साथ ही ज्यादातर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टुगेदर विद कैल्शियम फॉर्म्स बोन एंड टीथ। जैसा मैंने आपको बोला कि जो 98 टू 99% है, मतलब जो स्केलेटल है हमारा, उसमें कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी इन्वॉल्व होता है। ओके, नेक्स्ट आता है इन्वॉल्व इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, जिसको हम एटीपी बोल रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, है ना। एनर्जी का मेटाबॉलिज्म मतलब जो एटीपी हमारी बॉडी में बन रहा है उसमें हेल्प करता है फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। अब ये फॉस्फोरस है, और ये अगर लिपिड्स के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, फॉस्फोलिपिड्स। उसके अलावा बफरिंग मतलब एसिड और बेस का जो बैलेंस होता है उसमें भी कौन हेल्प कर रहा है, फॉस्फोरस, ठीक है। सोर्सेस क्या है, मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स, डेयरी, नट्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स, इसमें से आपको फॉस्फोरस मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आरडीए की, तो सेम एज कैल्शियम, ठीक है। जितना हम कैल्शियम लेते हैं, जैसे 1000 mg पर डे हमें अगर कैल्शियम लेना है तो 1000 mg पर डे ही हमें ये भी लेना है, ठीक है, mg पर डे, सेम एज कैल्शियम फॉर मैनी एज ग्रुप्स, ठीक है। मतलब जितना कैल्शियम लेते हैं उतना ही लेना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं इसकी डेफिशिएंसी पे। तो ये क्या करता है, मे कॉज वीकनेस, पुअर एपेटाइट, बोन पेन। वैसे तो ये बहुत रेयर होता है, ठीक है, फास्फोरस की डेफिशिएंसी बहुत रेयर देखी जाती है, पर अगर होता है तो कैसे सिम्टम्स आएंगे, वीकनेस आएगा, पुअर एपेटाइट, खाने का मन नहीं करेगा, भूख नहीं लगेगी, उसके साथ साथ बोन में पेन होगा। बोन में पेन क्यों होगा, क्योंकि हमने बोला ना कि कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फोरस भी इन्वॉल्व होता है। बोन का जो स्ट्रक्चर है, बोन का जो एक हार्डनेस होती है, वो क्यों आ रही है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की वजह से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम क्या है, को फैक्टर है फॉर हंड्रेड्स, ये हंड्रेड्स लिखा हुआ है, हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम सिस्टम्स, ठीक है। तो बहुत सारे एंजाइम सिस्टम, मोर देन 100 जो एंजाइम सिस्टम्स होते हैं, उनका को फैक्टर कौन है, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम के हेल्प से ही ये चल रहे हैं। इसमें और भी चीजें आती है, जैसे एनर्जी प्रोडक्शन, जैसे हमने यहाँ पे बोला ना एटीपी वगैरह, तो एनर्जी अगर प्रोड्यूस करना है तो मैग्नीशियम हेल्प करता है। प्रोटीन का सिंथेसिस में मैग्नीशियम हेल्प करता है। उसके अलावा हेल्प मेंटेन कैल्शियम एंड पोटेशियम बैलेंस, तो ये कैल्शियम और पोटेशियम बैलेंस भी मेंटेन करता है, और नर्व और मसल फंक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। आपने कभी सुना होगा ये जो आई होती है वो बहुत ट्विच करती है ना, कोई भी अगर हम हिंदी में बोलते हैं कि आंख फड़क रही है ना, तो वो जो ट्विचिंग होती है वो मैग्नीशियम की कमी से ही होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सोर्सेज की। तो नट्स में है, लेग्यूम्स में है, मिल्क है, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। मतलब जितने भी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होंगे उनमें मिल सकता है, जैसे स्पिनच वगैरह हो गया, है ना, उसमें मिल सकता है। सोया बीन्स में है और होल ग्रेन्स में भी है, ठीक है। अब अगर मैं आरडीए की बात करूं तो मेल के लिए ऑलमोस्ट 440 mg पर डे है, और फीमेल के लिए ऑलमोस्ट 370 mg पर डे है। ये जो साइन है ये अप्रोक्स का साइन होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 440 mg पर डे फॉर मेल्स, और फीमेल्स के लिए क्या है, अप्रोक्सीमेटली 370 mg पर डे, ठीक है। इसकी अगर मैं डेफिशिएंसी की बात करूं तो अगेन वीकनेस है, कंफ्यूजन है, लैक ऑफ एपेटाइट है, नॉजिया है, मसल क्रैम्प्स होगा, और पुअर कोऑर्डिनेशन, मतलब आप जैसे एक तरीके से चलते हैं वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अच्छे से। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने तीन यहाँ पे लिए हुए हैं मिनरल्स, वो है सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड जो है ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स में। ओके, इसका फंक्शन क्या होता है, ये मेंटेन करता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, ठीक है। जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये सारी चीजें मेंटेन्ड हो पाती हैं इनके ही, मतलब अगर ये बैलेंस्ड में होंगे तो सब कुछ बैलेंस हो पाएगा, है ना। उसके बाद क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं, नर्व एंड मसल फंक्शंस को मेंटेन करते हैं। सोडियम और क्लोराइड जो है मेजर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, मतलब सेल के बाहर सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट रहता है, सोडियम और क्लोराइड, ठीक है, सोडियम और क्लोराइड। और अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो वो कहां प्रेजेंट होता है, इंट्रासेल्युलर, मतलब सेल के अंदर,
ठीक है। तो ये याद रखना, जो सोडियम और क्लोराइड है वो मेजर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होते हैं और पोटेशियम जो है वो मेजर इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है। और पता ही है आपको, हमने इससे पहले पढ़ा था सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। ये जो बाहर और इनका जो आना जाना लगा रहता है, वो सारी चीजें बहुत जरूरी है एक सेल को, हमारे ह्यूमन फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ओके, अब इसका सोर्सेस क्या है? तो सोडियम हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? सोडियम एज इन टेबल सॉल्ट, है ना, जो हम सॉल्ट घर में खा रहे हैं वो क्या है? NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड है वो। तो टेबल सॉल्ट जिसको हम NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। एंड प्रोसेस्ड फूड्स, जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, ठीक है, ये जितना भी हम जैसे मैगी खाते हैं हम, तो मैगी, इवन दो मैगी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें सोडियम, उसमें जो ये सॉल्ट है ये बहुत ज्यादा होता है। जितना हमें एक दिन में पूरा कंज्यूम करना चाहिए उतना उससे ज्यादा या फिर उसके आसपास वहां पे उसमें होता है। तो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स के लिए या नॉर्मल पेशेंट या नॉर्मल पीपल के लिए भी वो सेफ नहीं है मैगी ज्यादा कंज्यूम करना, ठीक है। ओके, फिर आते हैं हम पोटेशियम में। तो पोटेशियम कहाँ मिलता है? फ्रूट्स में, ठीक है, जैसे बनाना हो गया, एप्रिकॉट हो गया, वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच हो गया, मशरूम हो गया, और लेग्यूम्स या फिर नट्स में हमें मिल जाएगा। अगर मैं RDA की बात करूं तो सोडियम ऑलमोस्ट, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2000 mg पर डे, ठीक है, मतलब 2 ग्राम पर डे फॉर एडल्ट, ठीक है। और इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, मैं इंडियन की बात कर रही हूँ, हम जो ये RDA पढ़ रहे हैं ये हम इंडियंस को दिमाग में रखते हुए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 2 ग्राम पर डे या फिर 2000 mg पर डे फॉर एडल्ट। और ये किसने बताया है? ICMR-NIN, ठीक है। ये क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। और NIN क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। तो इन लोगों ने ये बताया हुआ है। अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 3510 mg पर डे हमें ये कंज्यूम करना चाहिए फॉर एक अडल्ट के लिए। और ये किसका गाइडलाइन है? ये WHO का गाइडलाइन है, ठीक है। तो ये ICMR-NIN के जो डेटा है उससे है, और ये WHO के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ओके, अगर मैं इनकी डेफिशिएंसीज की बात करूं तो क्या होगा? मे अकर ड्यू टू एक्सेसिव लॉसेस। वैसे ये भी रेयर है, ऐसे ही नहीं है कि अरे मैंने आज पानी ढंग से नहीं पिया, मेरा सोडियम कम हो गया, ऐसा नहीं होता। ये भी रेयर है, अगर एक्सेसिव कुछ प्रॉब्लम हो रही है तभी होगा। जैसे अगर आपने बहुत दिनों से ढंग से पानी नहीं पिया है, ठीक है, या फिर किसी भी रीजन से एक्सेसिव वॉमिटिंग हो गई, ओके, यहाँ पे लिखा है वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, या फिर डायरेटिक्स यूज कर रहे, डायरेटिक्स एज इन ऐसे ड्रग्स जो बॉडी से पानी निकाल देते हैं, ठीक है। कहीं भी इडीमा वगैरह होता है तो यूजुअली हम डायरेटिक्स यूज करते हैं। तो डायरेटिक्स एज इन जो बॉडी से पानी निकल जा रहा है, तो किसी भी एक्सेसिव लॉस होगा, अगर फ्लूइड लॉस, ठीक है, फ्लूइड लॉस होगा तो उसमें क्या होता है? सोडियम भी एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। उसके वजह से क्या हो सकता है? मसल वीकनेस देख सकते हैं, क्रैम्प्स देख सकते हैं, कार्डियक एरिदमिया देख सकते हैं। अब कार्डियक एरिदमिया क्या होता है? जो कार्डियक की एक, जो हार्ट की एक रिदम होती है ना, हमारा जो हार्ट है वो एक रिदम में काम कर रहा है, वो रिदम जो है वो इरेगुलर हो जाती है, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट क्या है? फटीग। इतना सब कुछ हो रहा है तो फटीग भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मेजर मिनरल्स, ओके। आप ये मत सोचना कि ये सब बहुत छोटा आपको बता दिया गया है। हमारे लिए न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में, न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के लिए इतना ही डिमांड है सिलेबस के अकॉर्डिंग। जब हम दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग हो गया या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, या फिर अलग से हम ये सभी को अलग से डील करेंगे। ये इतना ही नहीं है, बहुत ही इलाबोरेटेड फॉर्म में है ऑलरेडी हमारे पास, लेकिन न्यूट्रिशन के पर्पस के लिए हमें इतना ही पढ़ना था। तो आई होप आपके ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।